लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ उसका लॉजिक बेस। प्रूफ जो करना है वो हम लोग ऑफलाइन क्लास में करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन हाँ हो चुका है मैम। आई थिंक लगता है थोड़ा उस पे आप क्वेश्चंस बनवा देती। क्वेश्चंस उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नहीं है, और एड ऑन के हिसाब से तो मैंने वो बहुत कुछ करा दिया है एड ऑन वाले में। और जो प्रूफ कराना था जो क्वेश्चन वो मैंने कर दिया था, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा कुछ हो चुका है। अब उसी पे बेस कॉम्बिनेशन पे बेस ही आपका बाइनोमियल थ्योरम है जो कि मुझे बताना है, और उस थ्योरम का प्रूफ इंपॉर्टेंट है, वो प्रूफ करना है हमें। तो वो बताने के लिए तो ऑफलाइन क्लास में नहीं हो सकता, तो वो ऑफलाइन में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑनलाइन में थोड़ा तो मैम तब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही करा दीजिए तो आज। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में यस मैम वही करा दी मैम। एड ऑन में हम लोग को उतने अच्छे से नहीं हो पाया था। वही करवा दीजिए। यस मैम इसमें करा दीजिए। कॉम्बिनेशन में पढ़े हो ना, उसी कॉम्बिनेशन का ही थ्योरम है बाइनोमियल, तो उसका एक्सटेंशन ही है वो। अगर किसी टॉपिक से लगता है कोई क्वेश्चन है जो जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं तो वो कर सकती हो, नहीं तो फिर आपका जो भी कॉम्बिनेशन पढ़ी हो उसी कॉम्बिनेशन को ही हम बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। कॉम्बिनेशन जो ये बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है ना, वो बाइनोमियल थ्योरम कॉम्बिनेशन के थ्योरी पे ही बेस्ड है। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बाइनोमियल का ही उसी पे के बेसिस पे कॉम्बिनेशन के थ्योरम से ही सॉल्व होगा वो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का ऑलमोस्ट सारा कुछ हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है उसमें। जितना टॉपिक अगर पॉइंट वाइज लिखवाना हो वो भी करा चुके। क्वेश्चन भी जितने भी वैरायटी का क्वेश्चन अराइज हो सकता था वो सारा कुछ उसमें हो चुका है। फिर भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है तो बताइए मुझे, जो नहीं समझ में आ रहा है या फिर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो फिर वो बता सकते हैं। कुछ नया बताने के लिए नहीं है। अब बताओ ऐसा कुछ लग रहा है जो फिर नहीं समझ में आया, फिर कुछ मुश्किल है तो बोलो। बुक का ऐसा कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है जो आपको पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी आपके पास 3-4 यूनिट कंप्लीट है जो बचा हुआ है, ठीक है? शुरुआत जो किए हो ना, तो बहुत कुछ अभी बहुत सारा पोर्शन है जो बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपका कॉम्बिनेशन परमुटेशन नहीं बहुत। तो मैम परमुटेशन कॉम्बिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर कहा जाए अगर टोटल 100% एग्जाम है तो 0.12% है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 1 और 2% भी ठीक से नहीं है। तो मैम मेन जैसे क्या क्या होगा? तो मेजर पोर्शन आप कंसीडर कर सकते हैं, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन, एक ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो यूज है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। एपीजीपी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ना मैम, तो एपीजीपी कराइए। क्या मैम एपीजीपी तो आसान है ना, इसको तो आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ा सकती है ना, मतलब अभी। यस मैम वो भी आप नहीं बताई हैं। यस मैम लोग को एपीजीपी ज्यादा सही लग रहा है। पढ़ा दीजिए। देखो मैम क्योंकि आप अभी बोले ना कि ऑनलाइन क्लास में वो समझ नहीं आएगा तो एपीजीपी स्टार्ट कर दीजिए। क्लास में थ्योरम नहीं बताएंगे, प्रूफ नहीं बताएंगे, प्रॉब्लम्स बता सकते हैं ना, प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लोगे ना उसका। थ्योरम का देखो जैसे थियोरेटिकली बहुत सारा आप कुछ पढ़े होंगे जो थियोरेटिकली आपको प्रूफ करना हो जाए, पहले भी बहुत सारा लॉ होगा जो आप विथ एक्सप्लेनेशन या फिर ग्राफिकली जिसको प्रूफ करते हो, वो एक मैथमेटिकल कंप्लीट प्रूवमेंट है। और उसका उस पे के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे आप मान लो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े थे ना, तो उसका एक थ्योरी था, जिस थ्योरी को जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में बोर्ड पे आपको सिंप्लीफाई करके प्रूफ करके दिखाया था, याद है? मैम उस हिसाब से तो मैम सेट में भी तो मैम थ्योरी को हम लोग मैम सॉल्व किए थे ना मैम, LHS इक्वल टू RHS तो बनाए ही थे, वो बस आसान था, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा तो बन तो सकता है लेकिन मैम इसको आप ऑफलाइन ही समझाती ना मैम, अभी एपीजीपी करवा देती। एपीजीपी ठीक है, एपीजीपी कोई मैम दिक्कत जब भी आप बोल रही थोड़ा टफ है तो ऑफलाइन ही आप बता दीजिए मैम। अभी एपीजीपी करा दीजिए। एपीजीपी ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एपीजीपी का बस फॉर्मूला बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। चलो ठीक है, एपी कर ले। यस मैम। यस मैम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉपी पेन लेके बैठिए और थोड़ा कैमरा ऑन करके रखिए, मुझे भी दिखे आप लोग क्या कर रहे हो।
ठीक है। देखिए मैम हम पढ़ रहे हैं, कैमरा ऑन किए हैं। हाँ ठीक है, आप कर रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा है ना, उनकी भी बात करो। चलो देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब हम बात करते हैं तो किसी भी प्रोग्रेशन में है कुछ ऐसा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, किसी पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करते हुए एक सीक्वेंस बनेगा। उस सीक्वेंस में हम जैसे देखो, मान लो कोई नंबर है, सपोज ऐसा सीक्वेंशियली हम जा रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो सीक्वेंशियली इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर्स का सीक्वेंस हो सकता है। नंबर्स, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। वो नंबर्स का ही सीक्वेंस हो ये भी जरूरी नहीं है, ABC इस तरह का भी कुछ नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल टर्म्स का भी सीक्वेंस हो सकता है। जैसे अगर हम मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकली देख लेते हैं, फिर उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लेंगे। जैसे मान लो एक नंबर है, जैसे सपोज 2, देन अगेन 4 आ रहा है, देन 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्या है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो कि कैसा सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, 2 है, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर नेक्स्ट 12 है। सो क्या हो रहा है, हर बार +2, यहाँ पे +2 आ गया, नेक्स्ट में +2 कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है हर स्टेप पे। यहाँ पे +2, 2 + 2 किए 4 आ गया, फिर +2 कर रहे हैं 6 आ गया, फिर अब फिर से +2 किया तो 8 आ गया। फिर इस तरह से जब हम सीक्वेंशियली एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं और इसी ऑर्डर से इंक्रीमेंट हो रहा है, जरूरी नहीं है इंक्रीमेंट ही हो, डिक्रीमेंट भी हो सकता है। मतलब पहले हम ऐसा कर ले, 12 लिख ले, देन अगेन 10 हो जाए, देन 8 हो जाए, ठीक है। इस तरह से अगर टर्म जा रहा है तो सीक्वेंशियली डिक्रीज हो रहा है, फिक्स डिफरेंस है। सिर्फ यहाँ 6 हो जाए, फिर 4 हो जाए। सो अगर इस तरह का सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है इन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, तो उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तभी होगा जब एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रहा है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। क्लियर है? जब एडिशन कर रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये दोनों सीक्वेंस जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। मैम एडिशन हो रहा है तो एडिशन ही होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8 बीच में फिर अगर 6 आ जाए तो, फिर से अगर सब्सट्रैक्शन बीच में आ जाता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि देयर शुड बी सीक्वेंस मैनर, there should be fixed constant difference between the two numbers. These two numbers 2 and 4 के बीच एक ही fixed constant difference है, that is 2. 4 से 6 के बीच का डिफरेंस सिर्फ 2 है। इन दोनों का डिफरेंस भी फिर से 2 ही आ रहा है, इसका भी डिफरेंस वही है और इसका भी डिफरेंस वही है। नेक्स्ट 14 होगा तब भी डिफरेंस सेम होगा। अगर यहाँ पे अगला टर्म 15 आ जाता है तब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है। गॉट माय पॉइंट? यस ठीक है, यही सीक्वेंस अगर होगा, इसी तरह डिक्रीज भी हो रहा है तब भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट ही होगा। अगर आप यहाँ पे 3 लिख देते हो तो फिर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, बस। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। अब अगर इस चीज को मान लो ये नंबर यहाँ तक है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए, मान लीजिए यहाँ 14 है, नेक्स्ट टर्म बोला जाए 16 और इस तरह से बोला जाए कि आप 100 तक जाओ, 100 तक के 2 का मल्टीपल है तो इसको हम सिंपली इवन नंबर भी बोल सकते हैं, है या नहीं? दिस इज 2 4 6, तो ये क्या बना रहा है, नेक्स्ट आपके मिडिल में 3 इवन नंबर का सीक्वेंस जा रहा है अप टू 100। द लास्ट टर्म इज 100, 100 इज इवन नंबर, तो यहाँ तक जा रहा है तो इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस बोलेंगे। क्लियर है? ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो कभी कभी ऐसे मान लो 100 तक बोल रहा है, कभी कभी 1000 हो सकता है। इवन नंबर का ऑर्डर अरेंजमेंट करिए अप टू 1000, अप टू 5000, अप टू 8000, तो सारा का सारा नंबर यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब अगर आपको हर जगह ये सीक्वेंस बनाने के लिए बोल दिया जाए या इस सीक्वेंस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोला जाए, या फिर आपके क्लास में बोला जाए आपको कि आप हर इवन प्लेस पे बैठो, हर ऑड प्लेस पे बैठो, जिस तरह से ये इवन वाला हुआ इस तरह ऑड भी हो सकता है। मान लो फर्स्ट प्लेस इज 1, नेक्स्ट इज 3, नेक्स्ट इज 5, नेक्स्ट इज 7, 9,
इस तरह से भी जा सकता है 11। सो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ ऑड नंबर। मान लो टिल 99 भी जा सकता है, ये टिल 999 तक भी जा सकता है ये। तो जब जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक लिख लो, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जो आपको बहुत लार्जर नंबर लिखने बोल दिया जाए तो हर केस में आप लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? इसके पहले एक चीज और देख लीजिए, कभी कभी नंबर्स होता है जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह का नंबर लिखा हुआ है, आपको बोल दिया जाए 10 तक, इस 10 तक के नंबर्स का सम निकालो। जैसे मान लो इस सारे नंबर्स को जोड़ के अप टू 10 तक कितना आएगा, तो आपको इस चीज को ऐड करोगे, करो तो ऐड कितना हो सकता है बताओ तो, कोई मुझे ऐड करके क्या आएगा? फॉर्मूला से भी मैम 10 2n + m + d tn से n × n + 1 हो जाएगा। a + n - 1 हाँ, d होता है। लास्ट टर्म जो है वो n है हमारा, दैट इज 10। नेक्स्ट हो जाता है 10 + 1 11 डिवाइडेड बाय 2, ये 10 + 1 हमारा by 2 सब है। अब इसको अगर 2 से कैंसिल करो तो बचा क्या? 5 × 11 तो आंसर क्या हो जाएगा? 55। 55 मतलब अगर 1 से लेके आप 10 तक का हर नंबर, हर डिजिट को जोड़ते हैं तो आपके पास इतना आएगा। ठीक है, इसी तरह इवन नंबर्स को जोड़ोगे, ऑड नंबर्स को जोड़ोगे, तब भी कुछ नंबर आएगा जो कि फॉर्मूला जनरेट करता है। लेकिन अभी हम लोग कुछ इसका सीक्वेंस देख लेते हैं, उस सीक्वेंस के बेसिस पे फॉर्मूला जनरेट करेंगे। ठीक है, सो चलो लिखो पहले, इसके बाद फॉर्मूला को लिखवा दीजिए। फॉर्मूला लिखवाइए डेफिनेशन में। 1 मिनट होल्ड करो पहले। मैम उसको इनटू वाला में भी फॉर्मूला तो आता है, इनटू वाला एंड प्लस वाला। इनटू प्लस, तो वही तो बोल रहे हैं, वो हम लोग इसके बेसिस पे बना लेंगे, सीक्वेंस जो बनेगा ना हम उसके बेसिस पे बना लेंगे। यस मैम। सब लोग, अब जिसको पता है वो ऐसे बोल रहे हो ना, सबको नहीं पता है ना, कुछ ऐसे भी जिनका मैथ्स नहीं था तो फिर दिक्कत होगी। चलो देखो, अब यहाँ पे मान लीजिए एक सीक्वेंस अगर हम करना सब था ना 8 में, क्लास 10th में तो ये तो करना था ना। फिर भी बहुत लोगों को नहीं याद है, बहुत बार भूल गया होगा मैम, भूल गए। बहुत बार पूछा है तो यस मैम, बेसिक से बताइए पूरा। बेसिक से पढ़ाइए मैम, समझ में नहीं आता। बेसिक से बताइए मैम। ठीक, बहुत लोगों का ऐसा है, ऐसा पढ़ना तो 10 तक ही था, लेकिन बहुत लोग ऐसा जो मतलब याद ही नहीं है, तो फिर दिक्कत ही होगी। चलो अब देखो, जब हम अरिथमेटिक थ्योरम का सॉरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगर बेसिक में चले जाएं तो देखो उसके इसमें क्या होता है, जो अभी जस्ट हमने नंबर पढ़ा था 2 4 6 8, इस तरह को अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये जो नंबर्स हैं इसको इनिशियल टर्म को, जैसे किसी भी नंबर का ABC शुरू करते हो, सो फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट किया जाता है इन केस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड डिजिट अगर देखो तो क्या है, यहाँ पे A + 2 है क्या? देखो तो 4 जो है वो क्या है? A + 2 है क्या? यस मैम। नेक्स्ट डिजिट है तो वो क्या है? A + 4 या फिर इस डिजिट का +4, इसको ऐसे लिख सकते हो A + 2, मतलब ये जो सेकेंड डिजिट हो गया इसमें फिर से हम 2 ऐड कर ले। ठीक है, बात तो वही फर्स्ट है, डिजिट तो ये आया, सेकेंड डिजिट में +2 ये आया। ठीक है, सो जिस सीक्वेंस से इसी तरह नेक्स्ट टर्म को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो जो डिफरेंस इन दोनों का कॉमन है, सारे में कॉमन है, इसमें भी डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस जो है वो सारा कॉमन है। सो इसलिए एक टर्म डिफाइन होता है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस क्या है? सबका डिफरेंस देखो, 4 - 2 6 - 2, सबका कॉमन डिफरेंस। सो इनिशियल A इज अ इनिशियल टर्म, इनिशियल फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। एक को आप बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है मैम, इसको मैम D से डिनोट करते हैं ना मैम, कॉमन डिफरेंस को। तो CD खैर आप लिखी है, लेकिन मैम डिनोट तो D से करते हैं ना। हाँ, फर्स्ट टर्म A इज द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, बट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं D से। ऐसा जरूरी नहीं है आप D से ही करो, कॉमन डिफरेंस CD भी लिखते हैं, लेकिन लिखेंगे तो गलत नहीं होगा मैम। फॉर्मूला के अनुसार मैम D को ही मैम। फॉर्मूला लिखने में हर टर्म को कॉम्प्लिकेटेड लिखना जरूरी नहीं है। सो सिंपली अ डिफरेंस
हम लिख देते हैं, क्योंकि जो भी ये डिफरेंस होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो हमेशा कॉमन ही होगा। सो कॉमन डिफरेंस का नोटेशन CD है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एज अ D। तो आप CD से डिनोट करो या D से डिनोट करो, एक ही बात। फर्स्ट टर्म इज A। अब इसके बाद यहाँ पे जो टर्म आता है, ये दोनों के बेसिस पे ही सीक्वेंस, अगर आपको A फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो आप सीक्वेंस को कहीं तक भी बना के ले जा सकते हो। टिल 100 भी बना सकते हो, 1000 भी बना सकते हो, जहां तक चाहो वहां तक बना सकते हो। सो अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फॉर्म करना है, देन आपको सिर्फ 2 ही बेसिक नीड है, जो कि फर्स्ट टर्म, इनिशियल टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब इसमें आप 2 ऐड करो, 12 बनाते चले जाओ, 14 करो, आप जहां तक चाहो वहां तक जा सकते हो। इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा आगे फर्दर इस स्टेज पे जाने के बाद भी? अनीशा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम अराइज होगा? नो मैम, नो मैम, कॉमन है तो वो आप जहां तक simply चाहो बढ़ते जाएगा। इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। यस मैम। 100,000, 1000, 1 करोड़, 1 लाख, कहीं तक भी हम फॉर्म कर सकते हैं। सो जो बेसिक नीड है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करने का, दैट इज इनिशियल टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सिर्फ ये 2 टर्म्स। यस मैम, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर वो हमारा टास्क नहीं है, फिर हमको AP में उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम। चलो, इसके बाद अगर हम चले, इसके बाद अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करते चले जाओ। अब देखो, अब इस चीज को इस तरह से सोचो कि अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, ये सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें क्वेश्चंस क्या अराइज हो सकता है, पहले ये सोचते हैं। पहले हमारे बेसिक नीड हमें पता है, अरिथमेटिक फर्स्ट टर्म और जो कॉमन डिफरेंस है वो है। उसके बाद अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्वेश्चन सोचो क्या अराइज हो सकता है। फर्स्ट टर्म 2 है, 4 है, 6, इस तरह से अरेंजमेंट है। सपोज क्लास में आपको इवन प्लेसेस पे बैठने के लिए बोल दिया जाए, तो आप किस किस प्लेस पे बैठने वाले हैं ये पता चल जाएगा। फिर ऐसा ही कुछ मान लो नंबर्स को ऐड करने बोल दिया जाए। सपोज सीक्वेंस, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, एक टर्म आता है सीक्वेंस और एक टर्म होता है सीरीज। सो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज सीरीज? कोई भी? सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है? मैम सीरीज मैम हो गया मैम 2, 4, 6, 8, मतलब मैम, मतलब 2 बढ़ते जा रहा है, ये मैम सीरीज हो जाएगा मैम। और सीक्वेंस ये हो जाएगा मैम कि 2 के बाद 4 आ रहा है तो यहाँ गैपिंग मैम 2 का है, फिर 4 के बाद 6 आ रहा है तो गैपिंग 2 ही का है। ये मैम सीक्वेंस हो गया कि मैम गैपिंग जो है वो सेम नंबर से है, जहाँ तक हमको लगता है। ऐसे सीक्वेंस हो गया अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड सीरीज हो गया एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस, अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है, पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए नंबर्स को अगर ऐड करने बोल दिया जाए, मान लो कोई बोल रहा है आपको कि 2 + 4 + 6, इस तरह के नंबर्स को आप ऐड करके मुझे बताइए अप टू 1000 या फिर अप टू 100, क्या रिजल्ट आता है? मान लीजिए हम ये पोर्शन हटा देते हैं, 100 तक के सम करो तो क्या आएगा, रिजल्ट पूछा जाए। तो एक चीज यहाँ देखो, कभी भी सीक्वेंस को डिनोट करने का तरीका है ऐसे सीक्वेंस, ठीक है। और अगर मान लो इसी में बोल दिया जाए, सपोज जो ये अगर पूछा जाए आपको यहाँ 100 है, ये 100 कौन सा प्लेस होगा? सपोज फर्स्ट टर्म, इनिशियल टर्म क्या है 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 10, सिक्स्थ टर्म 12। इसी तरह अगर पूछा जाए 100 जो आ रहा है वो कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म होगा 100? तो ये ऐसे सीक्वेंस में 100 तक काउंट करके जाओगे तो पता चला बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे 100 में पता चल जाएगा कि वो 50 है, क्योंकि सब 2 से डिवाइडेड है और ये ऑड और इवन का चक्कर है, तो सिंपली आप 100 - 2 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 50 आ जाएगा। सपोज ऐसा नंबर ना हो, कुछ थोड़ा डिफरेंट हो, तो आपको ये nth जो ये टर्म है, जो लास्ट टर्म है, जैसे फर्स्ट इनिशियल टर्म को हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरह लास्ट टर्म को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये नोटेशन की बात मैं कर रही हूँ। सीक्वेंस को s से डिनोट करेंगे, इनिशियल टर्म को a से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करेंगे एंड द लास्ट टर्म को हम n से डिनोट करेंगे। मैम यस मैम। अब यहाँ से ये चीज, अब देखो यहाँ से मुझे ये पता है 50 से डिवाइड करेंगे तो हमको n मिल जाएगा, लेकिन
अगर हमें सीक्वेंस के हिसाब से जाना है तो लास्ट जो टर्म होगा, ये nth टर्म है, उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसको निकालने के लिए होता है nth टर्म, NSN, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, SN लिख रहे हैं, मतलब हुआ n सफिक्स है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सो दिस इज इक्वल टू n/2 a, only a, not n/2. n/2 यहाँ पे हो जा रहा है, वो हमेशा रूल नहीं है। हमें भी तो लिख सकते हैं n/2 into a plus n minus d। n/2 क्यों लिखेंगे? मैम अगर वहां पे निकालने की वजह यहीं पे हम n/2 into अगर सब फार्मूला को कर दे तो नहीं हो सकता है। निकाल सकते हैं, बट हम लोग इनिशियल स्टेज पे है ना, तो हम लोग डायरेक्टली n/2 इसको क्यों करें, हम सीक्वेंस के फॉर्म में जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप बाय प्लस साइन, जो ये टर्म है वो कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, बट हम लोग लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, तो यहां से अगर चलेंगे तो ये कितना टर्म हुआ, टोटल टर्म हमको n है हमारे पास, और ये 2 रिमूव हो गया, तो कितना टर्म बचा, n-1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कितना टर्म बचा, n-1, तो n-1 टर्म होगा, और n-1 टर्म को अगर d से मल्टीप्लाई करें कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारे पास आएगा। अब इसको क्या टर्म है, Sn, दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सो दैट इज 100, हम यहाँ 100 लिख लेते हैं क्योंकि ये हमें पहले से पता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट a का वैल्यू आपको पता है, दैट इज 2, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2 प्लस n-1 हमें नहीं पता क्या है, तो हम ऐसा करते हैं, इस टर्म को ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, n-1 इंटू डी लिख लो, या फिर d भी आपको पता है, d का वैल्यू पता है ना, क्या है बताओ तो, 2, आप यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 इंटू 2। तो अगर इसको और ब्रेक कर लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 2, लिख सकते हो इसको, देखो तो जरा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, यस मैम, यहाँ 2 है, दिस इज 100, ठीक है मैम, और यहाँ पे आपको अब इसको सिंप्लीफाई करो, दिस इज -2 प्लस 2, तो ये कैंसिल, क्या आया, 2n इज इक्वल टू 50, सो n इज इक्वल टू 50। यस मैम 50 हो जाएगा। यहाँ पे आप बता सकते हैं सीक्वेंशियली कि ये जो टर्म है 50th टर्म जो है वो 100 होगा, ठीक है। मतलब हम मैम Sn और ये n में क्या डिफरेंस हुआ, Sn इज द nth, मतलब समेशन बोलते हैं ना मैम, और n जो हो जाएगा मैम वो, बताओ मैम ये समेशन हो गया, नंबर का जितना समेशन है, इसका तो समेशन हो गया, इसका फार्मूला होता है मैम n/2 into a plus n-1 into d, क्या तक हमको पता है। ये तो 100 प्लस इस तरह से जाएगा, दिस इज नॉट समेशन, ये है nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब nth टर्म, हाँ nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस है वो 100 है, तो वो n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्लियर है अनीशा? यस मैम। अगर इसी में मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाए, व्हाट इज 27, ठीक है, देखो अब वापस से फिर से सीक्वेंस में आ जाओ, कहीं कोई कंफ्यूजन है वापस से सीक्वेंस में जाओ, ये हमारे पास सीक्वेंस है 2 से लेके 100 तक जा रहा है, 100 कौन सा टर्म था ये हमें पता करना था, तो हमने ये तरीका अप्लाई किया, ये फॉर्मूला फॉलो करके ये रिजल्ट लाया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन, इसी सीक्वेंस की हम 27th टर्म की बात कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द 27th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, हाँ जब पूछना नहीं है फिर म्यूट करके रखो खुद को। चलो देखो यहाँ पे 27th टर्म का पूछा गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों टर्म देखो, 27th का मतलब ये हुआ S27, ये मतलब हुआ 27th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस,
एंड दिस इज इक्वल टू, आपको जब ये कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ए का वैल्यू हम डायरेक्टली लिख लें 2, इस फॉर्मूले पे लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले पे, ठीक है। लेकिन मैम प्लस कुछ नहीं मैम, 7, 27 माइनस 1 हो जाएगा, मैम एसएन कैसे होगा? टीएन होगा तब ना होगा मैम टीएन होगा या मैम एएन होगा मैम, जैसे हमको भी सही बता रही है मैम, एएन होगा नहीं तो टीएन होगा, और एसएन तो उस क्रम में होता है जब हमको समेशन निकालना होता है मैम। यहाँ पे तो हम लोग अरेंजमेंट निकाल रहे हैं, और एसएन का फॉर्मूला दूसरा होता है, वहाँ पे n/2 और फिर समेशन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है तो ठीक है, टीएन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे टीएन अगर या SN एएन का मैम, मतलब अलग हो जाएगा, टीएन करेंगे तब फॉर्मूला ये वाला होगा। हाँ टीएन के लिए ये हो जाएगा मैम, या फिर टीएन या एएन के लिए मैम फॉर्मूला हो जाएगा a + n-1 × d, और समेशन का तो फॉर्मूला बदल जाता है, n/2 हो जाता है, 2a + n-1 × d हो जाता है, जहाँ तक हमको याद है अपने जमाने में बनाए थे। हाँ ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, नोटेशन आपकी मर्जी है। मैम एसएन होता है सम ऑफ सीरीज निकालने में, और टीएन होता है nth टर्म का। ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन के लेवल पे चले जाओ तो उसको एस भी लिखा जाता है, नहीं तो एएन भी लिखा जाता है, ठीक है। एएन भी लिख सकते हैं, एसएन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जो यूज कर चुके हैं, अगर ऐसा लगता है वो कन्वीनियंट है आपके लिए तो उसके अकॉर्डिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नोटेशन है, वो बस नोटेशन है। मान लो nth टर्म लिखोगे, या फिर अगर ऐसे लिखें t से ज्यादा बेटर है, आप ये कर लो n वाला टर्म, एएन हो जाएगा मैम, ये कर लो, ज्यादा अच्छा। सो an जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म, ठीक है, यही बोलना चाह रहे हैं ना, nth टर्म। तो अब यहाँ पे a जो है वो 27 की बात कर रहा है, तो इस वैल्यू को आप 27 से रिप्लेस कर लो। सो अगर ये 27 हो जाएगा तो ये टर्म है a प्लस n-1d। सो n-1 क्या हो जाएगा, 27 - 1 26 इंटू कॉमन डिफरेंस d, तो d जो है वो 2 है। सो 26 इंटू 2 क्या हो गया, 52, 52 प्लस 2 54, मतलब 54 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो 54 जो होगा उसका 27th टर्म होगा। वैसे इस केस में 2 के सीक्वेंस में बढ़ रहा है तो आप सिंपली डिवाइड भी कर देंगे तो पता मैम दोनों एक ही फॉर्मूला से निकलेगा, n का वैल्यू भी निकालना हो या अगर वैल्यू दिया हो तो अगर nth टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला मान लो इसको यही कर लो, फॉर्मूला ये दिया हुआ है तो कभी क्या होता है इसमें ये गिवन, ये मिसिंग होगा तो ये होना चाहिए। देखो कभी भी आपके पास इस पूरे फॉर्मूला को अगर देखो, हम रिमूव कर देते हैं, आपके पास क्या टर्म था, an, दिस इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ठीक है, ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है, n-1d। अब देखो जरा इस चीज में सोचिए, आपके पास क्या क्या वैल्यू है, एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है, 4 टर्म्स मिसिंग है, सारा एक्सप्रेशन दिया है। अब इस 4 में से कोई भी 3 आपके पास है, या तो n-1 हो, या तो d हो, a हो, इन तीनों में से अगर ये तीनों वैल्यू आपको पता है तो आप ये निकाल सकते हो, ये पता है और इन तीनों में से कोई एक मिसिंग हो तो निकाल सकते हैं। मतलब फॉर्मूला एक फिक्स है, इसमें से अकॉर्डिंग टू यूज आप चेंज करने वाले हैं। अगर n-1 मालूम है, n मालूम है तो n-1 करके ये निकाल सकते हो। d कभी कभी हो सकता है मिसिंग हो, जैसे मान लो अगर 27th टर्म की हम बात कर रहे हैं तो a27, ठीक है, a27 हमें मालूम है, सपोज मान लीजिए ये जो वैल्यू है मालूम है आपको, 50 कितना आया था, 54 ना, तो ये 54 अगर मालूम है, a आपको मालूम है 2, किस टर्म की बात कर रहे हैं, 27 टर्म, तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है, ये 26 हो गया। सपोज d आपको नहीं पता, ये हमें d मिसिंग है, तो यहाँ से क्या करोगे, 54 - 2 करोगे, 52 करोगे, ठीक है, ये 52 आ गया, इधर आपके पास 26d हो गया। तो यहाँ से आप d भी निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू क्या होगा, 2 आ जाएगा, या फिर से इसको ऐसे डायरेक्टली कैंसिल करो, ये लिख लो, ठीक है। सो यहाँ से इस फॉर्मूला से, इसमें देखो 4 वेरिएबल है, an, a, n-1 और d, इन 4 में से कोई भी 3 पता है आपको तो 4th वेरिएबल आप निकाल लोगे, ठीक है।
कोई भी 3 पता हो, कंडीशन यही है, ऐसा नहीं है 2 अगर पता होगा तो नहीं निकाल पाइएगा, कोई 3 पता होना चाहिए तभी आप 4th वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि डी नहीं मालूम होगा, डी तो मालूम ही होगा। कभी कभी सीक्वेंस, मान लो अगर आपको ये पूरा टर्म सीक्वेंस नहीं दिया हुआ हो तो नहीं पता होगा। जैसे मान लो इंफॉर्मेशन ऐसे हो कि फर्स्ट टर्म इज 5, लास्ट टर्म इज 25, ठीक है, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 25 है, और 6th टर्म या फिर 10th टर्म या फिर मान लो कोई पर्टिकुलर नंबर, सेकेंड टर्म या फिर कुछ भी वैल्यू दिया हुआ है, तो बाकी वैल्यू निकालना है, पूछ सकता है ऐसे भी। यस मैम, उसको तो फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते हैं, T1 T2 T3 T4। हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन वो चीज यही बता रहे हैं, कोई इन 3 में से, जरूरी नहीं है कोई एक डी मिसिंग हो, डी भी मिसिंग हो सकता है, इन 4 वेरिएबल्स में से कोई भी एक मिसिंग हो, बाकी का 3 वैल्यू आपको पता हो तो आप 4th वेरिएबल निकाल लेंगे बस। ठीक है, निकल जाएगा। यस मैम। यस मैम। अनीशा, यस मैम, निकल जाए। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, देखिए तो जरा। क्वेश्चन लिखो तो एक एपी सीरीज है, फर्स्ट टर्म इज 10, सेकेंड टर्म इज 8, 6, इस तरह से सीक्वेंस जा रहा है। व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? 11th टर्म निकालना है आपको, लास्ट टर्म नहीं बताया हुआ है, बताइए तो क्या होगा। व्हाट इज द 11th टर्म ऑफ दिस सीरीज? फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा यहाँ पे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मैम 30 होगा क्या आंसर मैम? 30 होगा। करेक्ट, क्या बात है, 30 आ रहा है, जबरदस्त। 30 है मैम, 30 आ रहा, 30 30 मुझे मैम 30 रुपया वाला 30। n माइनस 1d 30। एक बात सोचो, बस सोचना, आपका आंसर गलत है या सही मैं नहीं बता रही हूँ, आप खुद चेक करके बताओ। ये 10 है, 8 है, 6 है, वापस पीछे जा रहा है, माइनस में आ सकता है मैम। -10। पीछे जा रहा है। यस मैम -2 होगा ना मैम, -10 आएगा मैम -2 होगा, सॉरी 30 इधर जाने वाला है, 30 इधर वाला नंबर है, -10 में से 20 बाकी पॉजिटिव निगेटिव होगा। मैम -10 हो जाएगा मैम, क्या होगा? -10 गलत है। T2 माइनस T1 हो जाएगा तो 8 माइनस 10 हो जाएगा तो -2 आएगा डी का मान। माइनस, ठीक है, डी का -2। -2। यस मैम। -2 होगा क्योंकि हम क्या करेंगे, इस नंबर से इसको घटा रहे हैं, यहाँ पीछे जा, -10 आएगा ना मैम फिर तो, नेगेटिव में तो। ठीक है, ठीक है, -10 आएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं। 17th टर्म निकालो तो, 17th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। मैम यही है। हाँ, सीक्वेंस यही है, 17th टर्म निकाले। -22 आएगा मैम। -22। यस मैम। यस मैम, इसमें 22 आएगा। क्लियर है? -22, यस मैम। अच्छा, ये अच्छा सोचो तो, इस चीज को लॉजिकली जरा सोचते हैं कि ये इस तरह का क्वेश्चन कैसे हो सकता है। इक्वेशन टाइप का हो सकता है, 10th प्लेस पे तुम हो, रैंक इसका है, 6th इसका है, तो सीक्वेंस में इस पर ऐसा कुछ करना हो तब आप ये इस तरह कर सकता है। मैम इसका वैल्यू जैसे 10 में से हम लोग 8 माइनस कर रहे हैं तो 2 ही आ रहा है ना, -2 में तो नहीं आ रहा है, इसको नेगेटिव क्योंकि उल्टा जा रहा है इसीलिए लेंगे। इधर से घटा रहे हैं ना, -2 आ रहा है, 8 माइनस 10। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, क्योंकि पहले वाले में क्या कर रहे थे, 2 4 कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, 4 से इधर 4 -2, यस मैम। +2, दिस इज -2। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, अभी आपने क्या बताया मुझे, 17th जो पोजीशन है एक, उसका आंसर क्या आया है, 22 -22। यस मैम। ठीक है, -22 ये आ चुका है। 11th पोजीशन 8 है। चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन में ये चेंज कर दिया गया है कि इसका जो पोजीशन है, एक पर्टिकुलर नंबर जो आ रहा है, कौन सा नंबर है नहीं पता, एक वैल्यू है दैट इज -8, वो कौन सा वैल्यू होगा। इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जब आप आएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पे इसका वैल्यू -8 है। सो इसका पोजीशन क्या होगा, कौन सा पोजीशन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 12th, व्हाटएवर। जो आंसर आएगा वो कौन सा पोजीशन आ रहा है। मैम क्या आएगा, मतलब -8 बोली है ना। -8 इज द आंसर, वो वैल्यू है। सो वो कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। मैम 10 होगा। 10 मैम, 10। लेकिन मैम फॉर्मूला से नहीं बनाया, हम तो ऐसे बनाया 10 8 6 4 2 0 -2, लेकिन गलत है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए 10 ही 10 होगा। होगा। फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे इसको। मैम टी जो है उसका -8 कौन सा पोजीशन है, मैम 10 10 है। -54 आ रहा है ये, -54 इज द आंसर। -50। कौन सा पोजीशन होगा, ये आंसर निकालना है। तो ये M निकालो, क्या हो गया, देखो जो ये पोजीशन दिया है ना, AN क्या बोल रहे थे अभी नोटेशन, द टर्म जो आंसर है ये दिया हुआ है, दिस वन इज -54, ये गिवन है 33 आएगा। 33। यस मैम। ठीक है, प्रत्यय हो गया। नो मैम, कैसे आया। नो मैम। देखो ये जो है इसका आंसर ये है -54। -54 ये -54 का वैल्यू है वो तो चेंज नहीं हुआ है, दैट इज 10। चेंज नहीं हो रहा है, हर बार यही रहेगा, प्लस n-1। सो n-1 आपको नहीं पता है, ठीक है, ये वो टर्म है जो आपको नहीं निकालना है, n निकालना है, n-1 नहीं मालूम है। सो n-1 नहीं मालूम है तो एज इट इज छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है d का वैल्यू क्या है, 2 -2। मैम जो -54 है वो nth टर्म है, तो हाँ nth टर्म है, वो वैल्यू ऑफ दैट टर्म है। तो ये 10 हो गया, ये आपके पास प्लस साइन, प्लस तो होगा नहीं, अब माइनस हो जाएगा क्योंकि -2n +2 -n × 2, सो -2n, माइनस माइनस प्लस, सो +2, ठीक है। 12 -2n 10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 12, -2n दिस इज +12 ना, कहाँ -12 हो रहा है अनीशा, -2n होगा मैम। -2n, हाँ ये 12 हो जाएगा और ये -2n हो जाएगा। सो ये 12 जब इधर यहाँ पे -54 ऑलरेडी है ये, और ये 12 इधर पॉजिटिव है, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। -2n को आप इधर, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 2n को इधर ले आइए या तो इस नंबर को उधर लेके चले जाइए। जब इस 2n को इधर लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और हम आंसर्स निकालते हैं तो n में पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं। तो बेटर ऑप्शन ये है, ये 12 एज इट इज छोड़ दीजिए, ये -54 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +54। सो अब 12 और 54 को जोड़ो, क्या आ रहा है, 56। 66। सो दिस इज 33 हो जाएगा। 2n = 6, तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर लो इसको। सो n = 33। आंसर यस मैम, समझ गए। 33th तो टर्म जो है दैट इज 54, सॉरी -54, ठीक है, -50। क्लियर है। यस मैम। किसी को कोई डाउट है तो बोलो फिर से। मैम ये No. 8 वाला जो था -8 किस पोजीशन पे आएगा वो,
ये -8 तो यहाँ पे जो -54 लिखा है उसको -8 रख लो, उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो। अच्छा वही दूसरा क्वेश्चन था ये देखो पोजीशन का। ये जब ये नंबर देखो -8 लिखा है, ये इस पर्टिकुलर टर्म का आंसर है। सपोज 10 जो है वो फर्स्ट पोजीशन गेन कर रहा है, 8 है वो सेकंड पोजीशन है, 6 है थर्ड पोजीशन है। इस तरह से -8 का पोजीशन कौन सा होगा, वो होता है n। सपोज इसका वैल्यू n है, दिस इज nth टर्म, ठीक है, क्योंकि हम सीक्वेंस में जा रहे हैं 1 2 3 4 तो n टर्म आ जाएगा। ये इस n टर्म का आंसर इतना है, तो ये जो वैल्यू होता है दिस इज an। सो an गिवन है आपके पास -54 -8। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो n निकल जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है। अब इसके बाद एक और टर्म है जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करना होता है सम के टर्म में। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर था 2 4 ये 6 8, ये सीक्वेंस है, सबसे आसान सा है इसलिए हम ये ले रहे हैं 10 12, ठीक है। इस तरह के टर्म्स को आप कहीं ना कहीं 100 टर्म आ जाएगा, 100 इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि इवन नंबर है तो ये आ जाएगा 2 से। इन सारे नंबर्स को जब जोड़ोगे तब क्या आएगा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है जिसको प्रत्यय ने सम ऑफ टर्म से रिप्रेजेंट किया था, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है। यस मैम। ये वैल्यू निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ n/2 2a + n-1 * d। क्या होता है मैम होता है n/2 फिर ब्रैकेट में 2a + n-1 * d। n/2 कर ले। यस मैम होता है अभी फॉर्मूला यस मैम, n/2 2a होता है। ब्रैकेट में Yes, हो ma'am. जाएगा 2a + n-1 * d। n- मैम ये फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ मैम आवाज नहीं आ रहा आपका, एक बार और बोलिए। सम ऑफ द सीक्वेंस यस मैम। अप टू n टर्म हो जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला है जो कि है n/2 a + l। हाँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस मैम। सो अगर आपको लास्ट टर्म पता है, जैसे इस केस में है फर्स्ट टर्म भी आपको मालूम है ये 2 और लास्ट टर्म भी आपको मालूम है ये 100, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इसको आपको जरूरत नहीं है करने की। आप इसको भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा, डिफरेंस नहीं आने वाला है, दोनों आंसर सेम ही होगा। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों ही दिया हुआ है देन आप इसको यूज कर लो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म एंड n तीनों ही चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है इस केस क्वेश्चन में, जैसे देखो अभी जो क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है 2 4 6 8 अप टू 100 दिया है, फर्स्ट टर्म भी दे दिया है, लास्ट टर्म भी दे दिया है, बट यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि इसका पोजीशन nth पोजीशन क्या है, ठीक है। ये बताया गया है क्या, ये नहीं बताया हुआ है। नो मैम। तो ये जानने के लिए हम लोगों को जो पहले वाला फॉर्मूला पढ़े थे क्या था, Sn is equal to a plus n-1 b जो था ये वाला, ये फॉर्मूला का यूज करके आप n का वैल्यू निकालोगे, उस n के वैल्यू को यहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। तब आपका काम आसान हो जाएगा। वैसे इस क्वेश्चन का हम लोग ने निकाल लिया था 50, तो यहाँ पे n का वैल्यू 50 डाल लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अनीशा देखो जरा आंसर बताओ मुझे क्या आता है। वैसे 50 पता है तो लास्ट टर्म इससे निकाल लीजिए क्या आ रहा है, a is 2, लास्ट टर्म इज 100, so 100 + 2 102 into 25, वो हमारा आंसर होगा। जो भी आएगा करो कैलकुलेट। क्या 51 n 51 यस मैम। yes 51 n Sn = 51 n ऐसा आ रहा है। क्या आ रहा है 50,
51 इक्वल टू 51n आया है वैल्यू। 51 यस यस मैम। वैल्यू फिर डालना पड़ेगा। n1 यानी क्या है, n का वैल्यू यहाँ से 50 आया था ना लास्ट क्वेश्चन में। अभी जस्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो हंड्रेड्स किस पोजीशन पे आया था, 50th पोजीशन पे आया था। करके देखो, इस फॉर्मूला से निकालो, n का वैल्यू निकालो। चलो n का वैल्यू निकालो यहाँ से, उसके बाद समझोगे क्या है। यहाँ 51n आ रहा है ना, n का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए। $2500 2500 प्लस 25 आंसर होगा इसका। मैम 50 आ रहा है इनका वैल्यू। n इक्वल टू 50 यस। इसका वैल्यू अब हो गया 51 इंटू 50। यस मैम, तो 2550 आएगा वैल्यू। हाँ यही होगा 2550। 50 ये आंसर है। मतलब अब क्वेश्चन को, इस चीज को समझो क्या बोल रहा है। अगर 2 4 6 8 इस तरह के पूरे नंबर्स को जब जोड़ोगे आप टिल 100 तो आपको जो नंबर मिलेगा दैट इज 2550। ये आएगा, समझ आया। 50 जैसे SN का वैल्यू 50 आया, उसके बाद यस क्या मैम, किया? उससे नहीं बनेगा। n का वैल्यू 50 नहीं आया है, n का वैल्यू 50 आया है। यस मैम। यहाँ से n का वैल्यू 50 आया तुम्हारा, इस 50 को इस पे Yes. इक्वेशन पे रखो। यहाँ यस मैम, उससे ही बन जाएगा n/2 उसके बाद सब निकाल रहे हैं। के बाद से सिंपलीफाई करो। ये लोग पहले इसको 51 ला चुके थे, इस तरह से बना लेंगे। तो मैम इधर वाले को AN लिखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, वो n टर्म निकल गया, इधर सब निकाल रहे हैं SN। हो जाएगा इसका वैल्यू। दिस इज लास्ट टर्म इज 100 प्लस 2 क्या हो जाएगा 102। 102 into यस 50 मैम आ गया 25 102 into 25। 51 2 से डिवाइड कर लो, 51 हो जाएगा। 51 into 50 ये कर लो, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर लो, 25 हो जाएगा। 25 into 102। जो करिए, दोनों में आंसर वही आएगा। यस मैम, 25 50। तो ये चीज ध्यान में रखना, कभी भी आंसर निकालना हो, जैसे इसी इक्वेशन में, अगर इस इक्वेशन की हम बात करें, ध्यान से देखिए ये इक्वेशन, तो आपको d पता होना चाहिए, n-1 पता होना चाहिए, या फिर n पता होना चाहिए, कोई एक पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए। जब ये वैल्यूज पता है तब आप SN निकाल सकते हैं। या फिर अगर SN पता है तो इसमें से अगर n मिसिंग है, मान लो d और a पता है, तो आप n निकाल सकते हो। क्योंकि कभी भी अगर 4 टर्म का इक्वेशन है, 4 टर्म्स 4 वेरिएबल्स हैं, तो उसमें से 3 वेरिएबल्स आपके पास होंगे, तब आप फोर्थ को निकाल सकते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि 2 वेरिएबल दिया है 2 निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। कम से कम आपको 3 चाहिए, तब आप 2 निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में यहाँ पे हमें n नहीं पता था, SN पता था, n नहीं पता था, तो n हम निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। देन इस फॉर्मूला के यूज से हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी उसका वैल्यू आएगा वो रखेंगे, तब हमें आंसर मिलेगा। ठीक है। अब एक काम आप लोग करो, बुक में जितना भी क्वेश्चन है सम ऑफ टर्म से या फिर सीक्वेंस से, सिर्फ और सिर्फ एपी का, ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन जो भी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो नेक्स्ट क्लास तक। उसको जरूर हम लिखवा देंगे, बस इसका फॉर्मूला बस आपको हाईलाइट करके एक जगह लिखना होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही फॉर्मूला है, इसमें पूरा का पूरा एपी कर। ठीक है मैम। तो आप जितना भी आपके पास जो क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करो इस फॉर्मूला से। तो नेक्स्ट ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।